नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने इन तीनों ही सेगमेंट्स के जरिए खेती किसानी से जुड़ी ऐसी जानकारियां आपको साझा करने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको खेती किसानी में मदद मिल सके, वो आपके लिए और भी ज्यादा सहायक हो सके। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद हमारी जिंदगियों में कई तरह के बदलाव आए हैं और ऐसा ही बदलाव धान की रोपाई में भी देखने को मिल रहा है। पूर्वी भारत के गंगा किनारे वाले इलाकों में अब धान की रोपाई मशीनों के जरिए हो रही है। धान की रुपाई के लिए दर्जनों मजदूरों की जरूरत होती है। हमारे देश में आज भी हाथ से ही धान की रुपाई का चलन ज्यादा है, लेकिन कोरोना संकट के चलते पूर्वी भारत के गंगा वाले इलाकों में धान रुपाई की मशीन लोकप्रियता हासिल कर रही है। वैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के लजार गांव में कुछ किसान 2010 से धान प्रत्यारोपण मशीन और जीरो टीलेज यानी बिना जुताई की खेती अपना रहे हैं। यहाँ के एक किसान ने 2010 में दक्षिण कोरिया से धान प्रत्यारोपण की आधुनिक मशीन खरीदी। ये मशीन एक दिन में 8 से 10 एकड़ धान रोप सकती थी। हाथ से इतनी जमीन रोपने के लिए दर्जनों मजदूरों की जरूरत होगी। दूसरी ओर मशीन हमेशा कतारों में रुपाई करती है और पौधों के दरमियान एक समान दूरी बनाए रखती है। ऐसा करना हाथ से संभव नहीं है। धान प्रत्यारोपण मशीन एक बार में 6 कतारें रोपती है और इसे रुपाई के लिए 12 से 18 दिन की पौध चाहिए। 8 साल तक लजार गांव में इस मशीन से रुपाई हुई और हर साल चावल की उपज में बढ़ोतरी ही दर्ज की गई। इस तरह औसत उपज 12 टन प्रति हेक्टेयर थी। यूपी के ही सिद्धार्थ नगर जिले के कठोरिया गांव में भी इस मशीन का इस्तेमाल पिछले 8 साल से किया जा रहा है। मशीन के लिए 70 एकड़ जमीन को समतल करके अच्छी तरह तैयार किया गया। उर्वरकों की सही मात्रा दी गई और खरपतवार का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया गया। इस तरह 8 में से 6 साल के दौरान औसत पैदावार 7.65 टन प्रति हेक्टेयर रही। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि 2015 में फसल को मियान तुषार और WBPH के हमले का सामना करना पड़ा था। इस हमले ने उपज को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उस साल प्रति हेक्टेयर पैदावार महज 5.73 टन रह गई थी। अगर ये समस्या ना आती तो 6 साल की औसत उपज थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर डालते हैं कृषि कैलेंडर पर, जिसमें हम वर्तमान समय में होने वाले कृषि कार्यों के संबंध में देते हैं आपको कुछ खास जानकारियां। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगस्त के महीने में किस तरह से आप कर सकते हैं गाजर की खेती, कौन सी उन्नत किस्मों का आप चयन करके अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है इसकी खेती के दौरान, खेत की तैयारी आपने किस प्रकार से करनी है, तमाम बातें जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। अगस्त माह में किसान गाजर की बुआई कर सकते हैं। खेत को बिजाई से पहले भली प्रकार से समतल कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की 2 से 3 गहरी जुताई करनी चाहिए। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद खेत में गोबर की खाद को अच्छी तरह मिला दें। खेत की तैयारी के समय 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति हेक्टेयर जुताई करते समय डालनी चाहिए। गाजर की फसल को 5 से 6 बार सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अगर खेत में बिजाई करते समय नमी कम हो तो पहली सिंचाई बिजाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। बाद की आवश्यकता अनुसार हर 15 से 20 दिन के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। गाजर की देर से खुदाई करने से गाजर की पौष्टिक गुणवत्ता कम हो जाती है। गाजर फीकी और कपासिया हो जाती है तथा भार भी कम हो जाता है। इसीलिए पककर तैयार होते ही गाजर की खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। फसलों का अत्यधिक उत्पादन हासिल करने के लिए खेतों में रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इससे फसलों की पैदावार तो बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक भी साबित होता है। वहीं अगर हमारे किसान भाई बहन जैविक खेती को अपनाएं तो फसलों का अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं और बाजार में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार ला सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं एक सफल किसान जगदीश पारिक जी से, जिन्होंने जैविक खेती को अपनाया और दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरणा दी। इसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कृषि के क्षेत्र में अथक परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले प्रगतिशील किसानों में एक नाम सीकर जिले के अजीतगढ़ के रहने वाले जगदीश पारिक का भी है। इनके जैविक खेती में किए जाने वाले नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। जगदीश पारिक मूल रूप से अजीतगढ़ कस्बे के रहने वाले हैं। 71 वर्षीय जगदीश सब्जियों की नई किस्म तैयार कर किसानों को मुहैया कराते रहे हैं। साथ ही जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए हैं। अभी के समय अधिक आमदनी पाने के उद्देश्य से ज्यादा रसायन का उपयोग किया जाने लगा है। बाजार में बिना कीटनाशकों का प्रयोग किए कोई खाद्य सामग्री सुगमता से उपलब्ध नहीं है, और अगर कहीं उपलब्ध भी है तो उसकी कीमत इतनी अधिक है कि वो आम इंसानों की पहुंच से कोसों दूर है। लोगों की इसी परेशानी को देखते हुए श्री माधोपुर उपखंड के अजीतगढ़ निवासी जगदीश प्रसाद पारिक ने जैविक खेती की ओर रुख किया। जगदीश पारिक एक किसान हैं। खेती में नए नए प्रयोग करके इन्होंने किसान वैज्ञानिक का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने की वजह से इन्होंने अपना तथा अपने क्षेत्र का नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। जगदीश पारिक निरंतर सब्जियों की नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। जैविक खेती के जरिए अच्छी गुणवत्ता, कीटरोधी तथा सामान्य से काफी बड़े आकार की सब्जियां पैदा करके जगदीश पारिक ने जैविक खेती की शुरुआत वर्ष 1970 से करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने गोभी की पैदावार से शुरुआत की।
शुरू में इनकी पैदा की गोभी का वजन लगभग आधा किलो से पौन किलो तक होता था। रासायनिक खाद या कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिर्फ गोबर से बनी हुई जैविक खाद का प्रयोग किया। पारीक के खेत में 15 किलो वजनी गोभी का फूल, 12 किलो वजनी पत्ता गोभी, 86 किलो वजनी कद्दू, 6 फुट लंबी घिया, 7 फुट लंबी तोरई, 1 मीटर लंबा तथा 2 इंच मोटा बैंगन, 3 किलो से 5 किलो तक गोल बैंगन, 250 ग्राम का प्याज, 3.5 फीट लंबी गाजर और एक पेड़ से 150 मिर्चियों तक का उत्पादन हो चुका है। सबसे अधिक किस्में फूल गोभी में हैं तथा इन्होंने अभी तक 8 किलो से लेकर 25 किलो 150 ग्राम तक की फूल गोभी का उत्पादन कर लिया है। अपने निरंतर प्रयोग तथा कार्यों के प्रोत्साहन स्वरूप इन्हें वर्ष 2000 में सृष्टि सम्मान तथा वर्ष 2001 में फर्स्ट नेशनल ग्रास रूट इनोवेशन अवार्ड मिल चुका है। वर्ष 2001 में ही 11 किलो की गोभी उत्पादन के लिए इनका नाम लिम्का बुक में दर्ज हो चुका है। पारीक अब तक 6 बार राष्ट्रपति भवन के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुके हैं तथा सबसे वजनी गोभी के फूल के विश्व रिकॉर्ड में दूसरे पायदान पर हैं। जगदीश प्रसाद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए जैविक खेती से 25 किलो 150 ग्राम वजनी गोभी का एक फूल उत्पादित कर चुके हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। बागवानी फसलों की गुणवत्तापूर्ण फसल हासिल करने के लिए जरूरत होती है अच्छी पौध का चयन करने की। पूसा संस्थान द्वारा विकसित आम और नींबू वर्गीय फलों की पौध को आप किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर SK सिंह। नमस्कार किसान भाई, आज मैं उन किसानों को बताना चाहता हूं जिन्होंने फलों की काश्त कर रखी है और यहाँ ये बताना चाहूँगा जब वो फलों की बागवानी को बनाते हैं या लगाते हैं तो इसमें ध्यान दें कि कैसे फल के पौधे लें, उनका चुनाव कहाँ से करें। पौधा हमेशा प्रमाणित स्रोत से लें, चाहे वो कृषि राज्य की जो विश्वविद्यालय है और ICAR की इंस्टीट्यूट हैं और हमारे संस्थान से भी जो हमारे यहाँ पे फल उपलब्ध हैं उनके ले सकते हैं। जैसा कि बरसात अभी हो रही है, मैं आशा करता हूँ कि किसानों ने अपने पौधों लगाने के लिए खड्ड की तैयारी बड़े अच्छे ढंग से कर ली है। जैसा कि हम जानते हैं कि फल वृक्ष ये काफी लंबे समय तक के लिए खेत में रहते हैं, तो इसके खड्ड की तैयारी में विशेष ध्यान दें और जहाँ भूमि में क्षारीयपन है वहाँ जिप्सम इत्यादि या खाद वगैरह या मिला के उसे pH मान को इस तरह से कर दें जिससे पौधे उसमें अच्छे से बढ़वार ले सके और उनकी फलत जल्दी आ सके। इस साल हमारे यहाँ पूसा संस्थान से हमने व्यवस्था की है कि आम, नींबू वर्गीय फल और अंगूर, ये सारे फल जो है हमारे यहाँ से उपलब्ध होते हैं और इन्हें हम 1 सितंबर से किसान जो है वो आवेदन देना शुरू करता है। एक हमने प्रोफार्मा बनाया हुआ है, वो किसान भर के या वो व्हाट्सएप कर दे, उसे हम यहाँ लेकर और उस पर हम कार्य शुरू करते हैं और साल भर जमा करने के बाद जुलाई के अंत में उन किसान को वरीयता के आधार पे उन्हें सूचित करते हैं। आम में मल्लिका, आम्रपाली, पूसा, अरुणिमा, सूर्या, प्रतिभा, पीताम्बर, लालिमा,
ये सारी नई किस्में हैं, इन्हें किसान लगाना चाहते हैं तो हमारी यह व्यवस्था रहती है कि उन्हें हम 1 से 2 मात्र वृक्ष दे सके, और कोशिश ये रहती है कि जब किसान उन पौधों को वो ले जाएं तो उन्हें ले जाकर वो खुद प्रवर्धन करके उसका प्रसार कर सके। इस वर्ष थोड़ा सा हम लोगों ने प्रयास किया है कि हमारे 1 या 2 नर्सरियां हैं जिनसे हम लोगों ने एमओयू कर रखा है। एक नर्सरी है देवभूमि एंटरप्राइजेस देहरादून से, और दूसरी एक है माहिको सीड, आपने सुना होगा जालना में है, तो उनसे हमारी बातचीत चल रही है, वो शायद अगले साल से दे। बट इस वर्ष अगस्त के प्रथम सप्ताह में हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे जो आम की नई प्रजातियां हैं उन्हें यहाँ हमारे पूसा उत्पाद विक्रय केंद्र है वहां पे वो ला सके, और करीब 2 से 3 महीने इनकी उपलब्धता हो। और इससे ये होगा कि जो आपने हमारे संस्थान को या हमें संभाग को लिखा हुआ है वो तो हम आपको वरीयता के हिसाब से उपलब्ध कराएंगे, और जो किसान भाई उन्हें नहीं दे पाए हैं वो इस केंद्र से आकर ले सकते हैं। नींबू में जैसे हमने एक लेमन है जो आप कागजी कला के नाम से जानते हैं, और एसिड लाइम जिसमें एक उदित है और एक अभिनव है, और अंगूर में जो किस्में हैं ये जनवरी के मध्य में उपलब्ध होती हैं। और इसमें कोशिश करे किसान की जब भी आप अगर वो इन्हें अगर रिजर्वेशन करवाता है या उसके लिए मांग पत्र देता है तो जागरूक ये रहे कि समय पे आके ही उन्हें लेना है। भाई जो भी इच्छुक हैं जो हमारे नई किस्मों को लगाना चाहते हैं, उसको बड़े पैमाने पे लगाना चाहते हैं, तो मातृ वृक्ष के लिए जो है मांग पत्र ये सितंबर के प्रथम सप्ताह से देना शुरू कर दें, जिससे कि उनकी वरीयता बनी रहे और उन्हें समय पे अगले साल पौधा उपलब्ध हो सके। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, क्या आप जानते हैं जैविक खेती में बायोगैस स्लैरी का क्या महत्व है? क्या आप इससे अवगत हैं? अगर नहीं तो ये रिपोर्ट आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। बायोगैस स्लरी खेती के लिए काफी लाभदायक होती है। बायोगैस संयंत्र में गोबर गैस की पाचन क्रिया के बाद 25% ठोस पदार्थ रूपांतरण गैस के रूप में होता है और 75% ठोस पदार्थ का रूपांतरण खाद के रूप में होता है, और इसे ही बायोगैस स्लरी कहा जाता है। इस स्लरी को किसान अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब खाद सड़ जाती है तो उसमें किसी भी प्रकार की घास या बीज नहीं होता है, जो खेती के लिए बहुत उपयोगी रहता है। 2 घन मीटर के बायोगैस संयंत्र में 50 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से 18.25 टन गोबर एक वर्ष में डाला जाता है। उस गोबर से 80% नमी युक्त करीब 10 टन बायोगैस स्लरी जैविक खाद प्राप्त होती है। ये खेती के लिए अति उत्तम खाद होती है। इसमें 1.5 से 2% नत्रजन, 1% फास्फोरस और 1% पोटाश होता है। बात अगर जैविक खेती की करें तो जैविक खेती कृषि की वो पद्धति है जिसमें पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन को कायम रखते हुए भूमि, जल और वायु को प्रदूषित किए बिना दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन लिया जा सकता है। जैविक खेती रासायनिक कृषि की अपेक्षा सस्ती, स्वावलंबी और स्थायी है। भूमि का आहार जीवांश होता है। जीवांश गोबर पौधों व जीवों के अवशेष आदि के रूप में भूमि को प्राप्त होते हैं। जीवांश खादों के प्रयोग से पौधों को समस्त पोषक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। साथ ही इनके प्रयोग से उगाई गई फसलों पर बीमारियों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिससे हानिकारक रसायन, कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत नहीं रह जाती है। इसका परिणाम ये होता है कि फसलें पूर्ण रूप से रसायन मुक्त और स्वस्थ होती हैं। अब हमारे किसान भाई बहन केवल खेतों तक ही सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी कहीं आगे बढ़ गए हैं। आसानी से अब घर बैठे मोबाइल में ही आप चाहे मौसम की जानकारी हो या फिर मंडी की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर जैविक खेती के बारे में भी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी जैविक खेती ऐप है। इसे किस तरह से आपने डाउनलोड करना है और कैसे ये आपके लिए लाभकारी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जैविक खेती मोबाइल ऐप विश्व स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय और कृषि विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है।
जैविक खेती, इसका क्रियान्वयन वैज्ञानिक जैविक खेती विधि, जैविक खाद निर्माण के तरीके, जैविक खाद और फसल के फायदे के बारे में सूचित करता है। किसानों के बीच जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक उपज की बिक्री के जरिए किसानों की आय बढ़ाने में मददगार है। रसायन से मुक्त खेती यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केस स्टडी, वीडियो और सर्वश्रेष्ठ खेती के तरीके, सफलता की कहानियां भी शामिल हैं। ई बाजार सेक्शन में अनाज, दाल, फल और सब्जियों से लेकर जैविक उत्पादों का संपूर्ण भाव जान सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अब समय हो चला है सोशल मीडिया ऑनलाइन अपडेट्स का। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि ट्विटर पर हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कृषि जगत के बारे में क्या कुछ कहा। आइए डालते हैं नजर। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार जून में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन सालाना आधार पर 21.4% बढ़कर 94 लाख टन हो गया। एक साल पहले इसी महीने में भारत का कच्चे इस्पात का उत्पादन 69 लाख टन था। ग्लोबल इंडस्ट्री बॉडी ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन यानी वर्ल्ड स्टील को रिपोर्ट करने वाले 64 देशों का उत्पादन जून 2021 में 16.79 करोड़ टन था, जो जून 2020 की तुलना में 11.6% अधिक है। और इसी के साथ उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अगर आप कृषि दर्शन कार्यक्रम को देखना चाहते हैं तो टीवी पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी आप हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आसानी से देख सकते हैं और कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो बेहिचक हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।